नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का क्या, ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसमें 1 मार्क्स में डेफिनेशन अगर पूछती है तो 1 मार्क्स में हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। क्या बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है क्या, इंटीग्रेटिंग दी, इंटीग्रेटिंग मतलब होता है ज्वाइन करना, कंबाइन करना, या एक दूसरे से सबको इकट्ठे कंबाइन करना। ठीक है, ज्वाइन करना भी कह सकते हैं। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी, हमारे नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना यानी कंबाइन करना किस चीज से, विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी से अपनी नेशन की इकोनॉमी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसे बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। और कैसे किया जाता है, इनको कंबाइन कैसे किया जाता है, थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। जो कैपिटल मूवमेंट्स होती हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बैरियर्स यानी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे, बैरियर्स मीन्स क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे उनको हटा के जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेंगे या उनके बैरियर्स हटाएंगे और अपना कैपिटल मूवमेंट, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मूवमेंट इजी कर देंगे, जो कि किसी रेस्ट्रिक्शन फ्री हो जाएगा, है ना, उसमें बहुत सारे जो है रूल रेगुलेशन नहीं रहेंगे, तो क्या होता है कि उसे बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई है, हमने क्या अडॉप्ट किया है, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया है। तो ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मार्केट। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो इंट्रोडक्शन में भी देखा था हमने, लिखा हुआ था कि जो ग्लोबलाइजेशन है इज इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब ये बात और अच्छे से समझ में आएगी ऐसे कि प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या देखा कि वहां पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते थे, है ना, लिबरलाइजेशन में जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होते थे, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होता है, इसका मतलब यही होता है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस को कम करके प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइजेस को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी मौका देना। इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है, ये इन दोनों चीजों के अंदर जितनी चीजें आनी है, जैसे रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन हो गया और प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, इन दोनों से ही, इन दोनों के रिजल्ट से ही क्या आया निकल के, इन दोनों का रिजल्ट ही होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का अल्टीमेटली मतलब यही होता है कि जितने भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें रिमूव करो और अपने कैपिटल मूवमेंट को इजीली करो, इजीली जो है ऑपरेट कर पाओ, मतलब हमारे कैपिटल मूवमेंट जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एमसीक्यू टाइप में या फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनफैक्ट ट्रू एंड फॉल्स के टाइप में भी पूछेगा तो कुछ स्टेटमेंट चेंज कर देगा उसमें, तो बताना रहेगा कि क्या ये सही है या गलत है। कि ग्लोबलाइजेशन किन दो चीजों का आउटकम है, आउटकम है मतलब इनकी वजह से, यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है। मतलब अगर ये ना हुआ होता, रेस्ट्रिक्शंस ना रिमूव हुए होते या प्राइवेटाइजेशन ना हुआ होता, तब इन दोनों की अगर ना चीजें होती एक साथ तो ग्लोबलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कभी मौका ही नहीं मिलता, सारे रेस्ट्रिक्शन हटाए नहीं जाते, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन अभी भी चलता रहता। तो कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये डेफिनेशन से ही निकल के आया कि ग्लोबलाइजेशन का जनरली ये मतलब होता है कि वो कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करता है, यानी कि कंबाइन करता है। ठीक है, हाउएवर इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। ग्लोबलाइजेशन से हम अभी तक ये जो समझे थे कि कंट्री की इकोनॉमी को जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करता है, उसके अलावा जो है ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात में सीमित नहीं रहता है ग्लोबलाइजेशन।
उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी और चीजें होती हैं. It is an outcome of the set of various policies aimed to transform the world towards greater independence and integration. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन ही जो होता है ना, कि बहुत सारी जो पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें ये मेरा मोटिव होता है हमारी पॉलिसी बनाने का कि हम वर्ल्ड को जो है एक ग्रेटर इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड वर्ल्ड बना सके, अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है और डाइवर्सिफाई कर सके और उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सके, वो इंडिपेंडेंट हो जाए. तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये एम करता है. इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क. इसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड होती हैं? क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स, एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. In short, globalization aim to create a borderless world. ग्लोबलाइजेशन का शॉर्ट में मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड, हमारा एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें किसी बाउंड्री का कोई इफेक्ट ना पड़े ना. जैसे क्या है, क्या इंडिया है में है, क्या यूएस में हो रहा है कि कोई भी गुड्स वर्ल्ड के किसी भी कोने से किसी भी कोने में हम आसानी से उसको बेच सके और उसको खरीद सके, है ना, बाय एंड सेल कर सके. तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मोटिव यही था कि नेटवर्क बनाए और ऐसी एक्टिविटी करे जहां पे इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ना रहे. ठीक है, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना रहे, ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में रेस्ट्रिक्शन ना रहे, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. तो बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एम टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि हम अपने वर्ल्ड को बॉर्डरलेस बनाएं, सो दैट हमें किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स हो या सर्विस हो, उसे ट्रांसफर करने में, उसका मूवमेंट करने में प्रॉब्लम्स ना आए. ठीक है, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट है चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. क्या क्या चेंजेस आए थे ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी में? इसमें 4 मार्क्स से क्वेश्चन ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके के क्या क्या चेंजेस आए थे. तो बोल रहा है यहाँ पे कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी. prepared a specified list of priority industries in which FDI was allowed up to 51%. ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा हुआ था जब बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, है ना. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये स्टेटमेंट था कि बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, जिसमें एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया गया था, 51% तक अलाउ कर दिया गया था. यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो है कितना इन्वेस्ट कर सकते थे, डायरेक्ट इन्वेस्ट अप टू 51% तक उनके उस मार्केट में या उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते थे. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इंडियन रुपी वॉज डीवैल्यूड इन 1991. ये हमने पढ़ा था ट्रेड रिफॉर्म्स में कि इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया था सो दैट एक्सपोर्ट बढ़ सके और जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए किया गया था. बाय नियरली 20%. इंडियन रुपी को कितना, बाय नियरली 20% तक, 20% तक जो भी उसकी वैल्यू थी उसको 20% तक और डीवैल्यू किया गया था. एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड रेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बढ़ गया. हमने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी डिवैल्यू होती है रुपीस का तो उससे एक्सपोर्ट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है. एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है कंट्री में और इम्पोर्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है वो जो है बैलेंस होने लगता है या सरप्लस में हो जाता है. ठीक है, फिर बोल रहा है कि टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन रुपी वॉज मेड पार्शली कन्वर्टेबल, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी एट मार्केट प्राइस, है ना. तो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए यानी कंबाइन करने के लिए जो इंडियन रुपीस थी, इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी यानी फॉरेन एक्सचेंज जो था, जो हम लोग कल भी पढ़े थे कि फॉरेन एक्सचेंज को क्या किया गया था, जो है फ्लेक्सिबल मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था. मतलब बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस डिसाइड होती थी. यानी कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले या पाउंड के मुकाबले उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है,
ये कैसे डिसाइड होने लगा था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द करेंसी, मार्केट प्राइस में जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती थी करेंसी की, यानी कि डिमांड और सप्लाई का जहां इंटरसेक्ट करता था इक्विलिब्रियम से प्राइसेस डिसाइड होने लगी थी। ये यही कह रहा है, जो कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वाले में पॉइंट नंबर 2 भी पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिमूव्ड ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल ट्रेड। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उससे क्या हुआ था कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल थे एक्सटर्नल ट्रेड पे, है ना, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो कि फॉरेन से होने वाले इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते थे, उनके ऊपर से सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रिमूव कर दिए गए थे। ये भी हम लोग पीछे पड़े थे लिबरलाइजेशन वाले हेडिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला कि फिफ्थ पॉइंट है, सिंस 2001 द क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट हैव बीन टोटली विथड्रॉन। हमने पढ़ा था उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाले में कि क्या हुआ था, जो रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूवल किया गया था, टैक्सेस वगैरह हटाए गए थे, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी हटाए गए थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। ये वाले फर्स्ट पॉइंट भी पढ़े थे हम लोग। तो वही बोल रहे हैं कि 2001 से क्या हुआ था, टोटली विड्रॉ कर लिया गया था, मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी जो कुछ चीजों पे लगा हुआ था रिस्ट्रिक्शन कि आप ऐसे हजार्डस गुड और ये सारे गुड्स भी जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट में मंगा सकते हैं, पूरी तरीके से 2001 तक जो है विड्रॉ कर लिया गया था, यानी हटा दिया गया था। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि हम लोगों ने जो भी ये पॉइंट्स पढ़े हैं, चेंजेस जितने भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में आए हैं, ये सारे चेंजेस अभी तक अगर नोटिस करेंगे तो हम प्राइवेटाइजेशन में और लिबरलाइजेशन में भी ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ ही चुके थे, है ना। तो इसलिए इससे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ही आउटकम होता है ना। इससे कंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि ये जितने भी चीजें हमने, जितने भी पॉइंट्स पढ़े, जितने भी तरीके के चेंजेस आए इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही आए थे। उसे ही हम ग्लोबलाइजेशन भी नाम देंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट है कि अगर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था उससे ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था हमारे इकोनॉमी में, ऑब्वियसली इसीलिए अडॉप्ट किया गया था, बट साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया था, है ना, कुछ इसका ड्रॉबैक भी था। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, क्या रिजल्ट हुआ इंडिया इंडिया के लिए भी और अदर कंट्रीज के लिए भी, देखते हैं एक एक करके। कि इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर ग्लोबलाइजेशन के फेवर की बात करें, मतलब कि उससे उससे क्या क्या अच्छी चीजें हुई, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई हैं, तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन ग्रेटर एक्सेस टू दी ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेस मिल गया। एक्सेस मिल गया मतलब जो है हम वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते थे। अब हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी तक सीमित नहीं थे, हम सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री, हम जो अपने, मेरी जो कंट्री की बाउंड्री थी, है ना, जोग्राफिकल बाउंड्री थी, सिर्फ वहां तक ही ट्रांजेक्शन नहीं करते थे, गुड्स का बाय एंड सेल नहीं करते थे। अब हमें पूरे ग्लोबल मार्केट में, यानी वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को बाय या सेल कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन एमएनसीज इन अवर कंट्री। जब हमने मौका दिया फॉरेन एमएनसीज को, फॉरेन कंपनीज को अपने कंट्री में आने के लिए, तो वो उसके साथ साथ जो उनके कंट्री की या उनके इकोनॉमी के पास जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह हुआ करते थे, मॉडर्न मशीनरीज होती थी, वो सारे लेके भी वो क्या कर रहे थे, हमारी कंट्री में आए थे, है ना। कहीं भी किसी भी कंट्री में काम करने के लिए जब जाते थे तो वो वहाँ के आउटडेटेड यूज नहीं करेंगे टेक्निक, वो क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं हम अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही यूज करें। तो जो कंट्री, जो हम कह सकते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में अभी इस चीज की कमी थी, एमएनसीज ने वो भी दूर कर दी बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये फ्यूचर रिस्पेक्ट के पर्पज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा जो है टाइम था ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि अभी तक जो है हम, जो हमारी थिंकिंग चल रही थी हमारे इंडियन इकोनॉमी की, वो आगे का कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, या उनमें कुछ जो है न्यू टेक्निक्स और नए इनोवेटिव आइडियाज वगैरह नहीं आ रहे थे, या कॉम्पिटेटिवनेस की जो है
कैपेबिलिटी नहीं थी कि किसी से compete कर पाए। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई थी कि अब जो है वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकते थे और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो और अच्छे से डेवलप कर सकती थी। ओके, नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें जो स्कॉलर्स थे यानी जो इकोनॉमिक्स थे जिससे मानते थे कि ये ग्लोबलाइजेशन से इससे बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, इससे जो है उसके वो अगेंस्ट थे, ना कि उसकी ग्लोबलाइजेशन के फेवर में थे। अगेंस्ट होने के भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जैसे कि बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑकर ओनली टू डेवलप्ड कंट्रीज। बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट जो है ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में मिला। क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में मिला? क्योंकि उनके पास हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते थे। पहली बात, जो डेवलप कंट्रीज थी उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सही थी, बहुत अच्छी होती थी। उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी होती थी हमेशा। तो वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, उनके प्रोडक्ट्स बाकी किसी अदर कंट्री के कंपैरिजन प्रोडक्ट के कंपैरिजन से क्या होते थे, कंपेयर करेंगे अगर, तो वो थोड़े जो है कम अच्छे होते थे, कह सकते हैं हम। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाई थी ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि वो अपने अपने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को पूरे ग्लोबल मार्केट में फैला दी थी। वो चारों तरफ उनकी रीच बहुत अच्छी थी, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वो हर जगह जा जाके अपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली थी। जहाँ पे बहुत ही चीप लेबर मिलते थे वहाँ जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी ताकि सस्ते में जो है प्रोडक्ट और बना पाए। फिर उसको मार्केट में अलग अलग हिस्सों में बेचे और महंगे दामों पे बेचे तो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो वो ऐसा करते थे डेवलप्ड कंट्रीज, तो ज़्यादा बेनिफिट ले गए थे। इसलिए ये हमारे लिए, क्योंकि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए उतना बेनिफिशियल यहाँ पे नहीं दिख रहा था। ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेज द वेलफेयर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। जो कंट्रीज में जिसमें पुअर पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे लोग जो हैं गरीब हुआ करते हैं, उन कंट्रीज की जो वेलफेयर है उसके लिए ग्लोबलाइजेशन का कोई रोल नहीं था। ग्लोबलाइजेशन जो होती है हमेशा करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, और वो मेन उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्लोबलाइजेशन यानी कि पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया गया था ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो है स्टेप्स नहीं लिए जा पा रहे थे ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, क्योंकि हमें ग्लोबल मार्केट में जब कम्पीट करना था तो उस समय टाइम कहाँ था कि लोग पुअर के बारे में भी उतना सोचे ना। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशन एंड द पीपल। और इसी सेकेंड पॉइंट की वजह से क्या हुआ था, जो नेशन था और वहाँ के लोगों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज यानी कि उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस पैदा होने लगे थे, बहुत ही दूरियां आने लगी थी। इकोनॉमिक की कंडीशन वहाँ के लोगों की कंडीशन के लिए बेनिफिट नहीं दे पा रही थी, है ना। उनके लिए जो है कुछ अलग से या कुछ अच्छा वेलफेयर का काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो है डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे। ये क्या थे, ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स या अगेंस्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ करते थे। ये बात समझ में आई जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जो है क्यों किया गया, ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चेंजेस आए थे इंडियन इकोनॉमी में, और फेवर में और अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम ग्लोबलाइजेशन में। इज इट क्लियर? Yes. आगे बढ़े? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या किसी को पता है क्या होता है? आउटसोर्सिंग क्या होता है? वर्ड सुना है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग वर्ड सुना है, क्या होता है? आउटसोर्सिंग जो है एक नया टॉपिक है, तो हम लोग इसे आज नहीं शुरू करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। अभी जो है पीछे का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में हमने लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है, हम कह सकते हैं आउटसोर्सिंग भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है।
क्योंकि जब तक ग्लोबलाइजेशन ना हुआ होता, कंट्री अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन ना अडॉप्ट की होती, तो ये आउटसोर्सिंग जो है ये भी इतना फेमस ना हुआ होता, या इसको जो है ज्यादा लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। ठीक है, क्या होता है इसको स्टार्ट करेंगे कल, अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता था। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेटिंग यानी कंबाइनिंग द नेशनल इकोनॉमी को, अपने नेशन की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कंबाइन करना। कैसे कंबाइन करना? थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। मतलब कि जितने बैरियर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, उसे हटा के। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का आउटकम होता है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ डैश एंड डैश। तो हम क्या बोलेंगे कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। अगर एक वो दोनों ना होता तो ग्लोबलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, फिर है कि ग्लोबलाइजेशन का एम है कि टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मोटिव ही यही होता है कि हम अपने वर्ल्ड को बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाए, यानी कि कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री ना रहे कंट्री में, इजिली और बहुत ही फ्रीली मूव कर सके हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो। ये एम था। क्या चेंजेस आए थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में? पहला कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में 51% तक के लिए अलाउ कर दिया गया था। दूसरी बात ये कि इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रुपी करेंसी जो कि रुपी है, उसको अप टू 20% तक डी वैल्यू कर दिया गया था 1991 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था? एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था कंट्री में। ठीक है, जब हमारी कंट्री की करेंसी जो है डी वैल्यू होती है ना, तो फॉरेन मार्केट फॉरेनर्स जो है उनके लिए सस्ती हो जाती है सामान खरीदना हमारे कंट्री से। तो वो और ज्यादा परचेज करने के लिए आते हैं हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में, और यहाँ से सामान ले लेके चले जाते हैं अपनी कंट्री में, यानी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट को इंटीग्रेट करने के लिए जो है यहाँ की करेंसी की जो वैल्यू है उसे पार्शियली कन्वर्टेबल बना दिया गया था। पार्शियली कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द करेंसी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे हम करेंसी को खरीद सकते थे और बेच सकते थे, मतलब मार्केट फोर्सेस उसके प्राइसेस को डिटरमाइन करते थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो सारे एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हटा दी थी। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये था कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट गया था। इन द ईयर 2001 में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स की अगर बात की जाए, पॉजिटिव में ऐसे तरीके से देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे हमारा रीच बढ़ गया था, एक्सेस हो गया था, बढ़ गया था। एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्री में इंट्रोड्यूस होने लगी थी, और बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, अगर हमें फ्यूचर को डेवलप करना है और कंट्री में इम्प्रोवाइज करना है, मॉडर्नाइजेशन अडेप्ट करना है, तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका था। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, नेगेटिव ट्रेड्स की बात करेंगे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो सोशल वेलफेयर था, सोसाइटी की वेलफेयर थी, उसको निग्लेक्ट करता था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, कॉम्प्रोमाइज करता था ग्लोबलाइजेशन। और बेनिफिट्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑकर ओनली टू डेवलप्ड कंट्रीज, सिर्फ डेवलप कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा बेनिफिट हुआ था। एंड द लास्ट पॉइंट वाज ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यहाँ के लोग इकोनॉमी में नेशन और नेशन के लोगों में जो है डिफरेंसेस बहुत ज्यादा क्रिएट करने लगा था, क्योंकि नेशन जो है वो ज्यादातर ग्लोबल मार्केट के लिए काम कर रहा था, ना कि वहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए, वहाँ के हर तरह के लोगों के लिए काम कर रहा था। तो इसकी वजह से उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत बन रहे थे। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आउटसोर्सिंग क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आउटसोर्सिंग जो है आ पाया और पॉसिबल हो पाया। टिल देन इस पूरे चैप्टर को बुक से पढ़ना जितने पढ़ाए गए हैं, और कोई डाउट होगा तो उसे क्लियर करना। इस टॉपिक को लिखने से पहले जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। ओके Okay, ma'am. ओके, क्लास इज ओवर नाउ।